हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। कल हमने क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसके बाद फिर एग्जांपल और फिर हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम। तो कल हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? इर्रेशनल नंबर वह संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब इसमें परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर है। और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारा नियम होता है परिमेय संख्या के लिए। तो अपरिमेय संख्या में हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या को कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे √2, √3, √15, पाई आप लोग जानते होंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, या अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 3.14 समथिंग, आगे कुछ और चलता रहता है। इसके बाद 0.10, 11, पॉइंट, ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, अब √2, √3, √15 ये तो अपरिमेय संख्या है। ऐसे बहुत सारी और हो सकती है, √7 और √11, √13, लेकिन सारे रूट वाले नंबर अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे क्लियर करूँगी, फिलहाल अभी इतना समझिए। इसके बाद अपरिमेय संख्या के बाद अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब समझिए, एक जगह हमने परिमेय संख्या भी ले ली और अपरिमेय संख्या भी ले ली, सबको साथ साथ बिठा लिया। ओके, साथ साथ सबको रख लिया, तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। मतलब वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आएंगी और अपरिमेय संख्या भी आएगी। ठीक है, तो ये होती है वास्तविक संख्याएं। आगे देखते हैं। तो वास्तविक संख्याएं बराबर क्या होता है? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। मतलब वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी आएगी और अपरिमेय आएगी। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे, और अपरिमेय संख्या है तो उसको भी हम वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निर्धारण या निरूपण। अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं? ठीक है, तो कैसे करते हैं ये हमें सीखना है। तो नॉर्मली अगर हमें कोई नंबर दिया होता है, जैसे हमें कोई नंबर दिया है 2। ओके, जैसे हमें नंबर दिया है 2, अब 2 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम कैसे दिखा देंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे, इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे, बीच में हमारा 0 होता है, इधर 1, 2, 3, इधर -1, -2, तो हमें 2 दिखाना है तो हम यहाँ पर दिखा देंगे। ये क्या है? हमारा 2 है। इसे हम चाहें तो ए पॉइंट इस तरीके से दिखा सकते हैं। हमसे अगर बोला जाए 3 को दिखाइए तो हम 3 पे दिखा देंगे बी पॉइंट। अगर हमसे कहा जाए -1 को दिखाइए तो हम ये दिखा देंगे, सी पॉइंट दे दिया। इस तरह से हम संख्याओं को दिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम और भी नंबर ले सकते हैं, 5/4, 1/2। 1/2 की वैल्यू क्या आएगी? 0.5। 0 और 1 के बीच में यहाँ पर आधे पर हमें क्या मिल जाएगा? 0.5। तो इसे हम 0.5 कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें अपरिमेय संख्याओं को निरूपण करने को कहा जाए, जैसे हमसे कहा जाए कि √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक है, संख्या रेखा पर दिखाइए, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे? हम संख्या रेखा पर 1 2 3 4 तो लिखते हैं, माइनस के नंबर्स भी लिखते हैं, लेकिन हम √2 तो नहीं लिखते हैं। और √2 की वैल्यू कितनी आती है? 1.414। आगे डॉट डॉट डॉट, आगे इसमें और नंबर्स आते हैं।
ओके, ये √2 की वैल्यू होती है, आप सभी को पता होगा। तो हम 1.414 इसको मतलब किस तरीके से दिखाएंगे, तो इसका एक रूल होता है, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम इसको किस तरह संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो देखिए, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है। ये संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। हम संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उसमें होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कर्ण निकालना होता है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये प्रमेय किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। ओके, तो हमें √2 निकालना है, तो हम पहले समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। इसमें अगर मैं एक समकोण त्रिभुज लूँ, उसका मैं आधार ले लूँ 1, ठीक है, और लंबी मैंने ले लिया 1। तो देखिए, हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, इसमें हमने आधार लिया 1 और लंबी लिया 1। अब हमने इसका कर्ण निकाला, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और कर्ण का स्क्वायर हटके इधर किस में बन जाएगा, रूट में बन जाएगा। तो हमें कर्ण कितना मिल गया, 2। ओके, मतलब अगर हम इधर 1 दूरी ले लें और यहाँ से लंबवत 1 हम इधर ले लें, तो जो हमें ये वाली तीसरी भुजा प्राप्त होगी वो हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, √2। ओके, तो अब हम यही चीज़ संख्या रेखा पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए, ये हमने O बिंदु लिया है, तो हम यहाँ पर जो 0 है इसको हमने O मान लिया, 0 O, ठीक है। अब हमें इसका आधार हमने 1 लिया था, तो हमने इधर ये सीधे 1 ये ले लिया, ठीक है। इसे हमने दिखा दिया यहाँ पर B पॉइंट, इस तरीके से। अब हमें लंबवत दूरी ऊपर लेनी है 1, लंबवत लेनी है। ओके, मतलब हमें इस पॉइंट पर एक लंब खींचना होगा, सीधी रेखा। अब लंब हम कैसे खींचेंगे, लंब आप लोगों को खींचना आता होगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ लंब कैसे खींचते हैं। सीधी लाइन खींचते हैं इस तरह से, यहाँ पर कोई भी दूरी लेकर प्रकार से एक चाप इस तरह से लगाते हैं, फिर उसी दूरी से एक चाप, फिर उसी दूरी से यहाँ से चाप, और ऐसे करके लाइन खींच देते हैं। ओके, तो ये जो हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये हमें लंबवत रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन खींच ली लंबवत, इस तरह से मैंने एक लाइन खींच ली। ओके, और इसकी हम दूरी कितनी लेंगे, 1, पैमाने से नाप के हम 1 ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 ले ली, क्योंकि ये 1 था, ये 1 था। ओके, अब मैं क्या करूँगी, स्केल लेकर ये वाली, यहाँ से ये वाली लाइन इसको मिला दूँगी। तो ये मैंने 1 है ये मेरी, और ये भी मैंने 1 ले ली, तो ये मुझे कितनी मिली होगी, √2। ओके, जैसा कि हमें ऊपर मिला था। अब हमें √2 का निर्धारण करना है रेखा पर। तो देखिए हम कैसे करेंगे, प्रकार और पेंसिल लेंगे। प्रकार में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भरेंगे। ओके, प्रकार में इस तरीके से दूरी भरेंगे और ऐसे करके चाप लगा देंगे, ठीक है। यहीं पे ओ पर ही बिंदु पर रख के और चाप लगा देंगे यहाँ से। तो देखिए हमारा किस तरह से बनेगा, यहाँ से जब हम करेंगे तो इस तरह से ये चाप आएगा। मैं अलग पेन से करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ से ऐसे इस तरीके से ये 1 और 2 के लगभग आधे से होकर ये हमारा इस तरह से ये चाप जाएगा, और ये संख्या रेखा को यहाँ पर इस बिंदु पर कट करेगा। तो इस बिंदु को हम नेम दे सकते हैं, और ये हमारा OAB हो गया, इसे हम दे देते हैं C। ओके, तो ये जो हमारा पॉइंट आया, यही हमारा क्या है, √2 का निर्धारण है। ये वैल्यू हमारी कहाँ आई है, ये कहाँ कट कर रहा है, √2 पर। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें √2 लेना था, तो √2 हमें कैसे प्राप्त होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार 1 हो और लंब भी 1 हो, तो हमें उसका कर्ण √2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, देख लिया। इसके बाद हमने संख्या रेखा ली, तो आधार हमें 1 लेना था, तो हमने संख्या रेखा पर एक दूरी लेकर वहाँ पर B पॉइंट कर दिया। वहाँ से हमने एक लंब खींचा, उसकी दूरी भी 1 ले ली। इसके बाद O को A से इधर मिला दिया, तो ये हमें √2 प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि ऊपर की तरह हमने किया है। उसके बाद हमने प्रकार से पेंसिल से लेकर इतनी दूरी त्रिज्या लेकर और इस तरीके से चाप लगा दिया। तो ये जो चाप संख्या रेखा पर इसको 1 और 2 के बीच जहाँ काटेगा, तो वही √2 का निर्धारण होगा। ओके, आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर
आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 बताती हूँ। देखिए, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण कीजिए। अब हमें क्या करना है, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण करना है। इस हमने √2 का पढ़ा था, अब हमें √3 का करना है। संख्या रेखा और वास्तविक संख्या रेखा दोनों एक ही बात होती है, इसमें कोई कुछ अलग नहीं है। इन पर हम संख्या रेखा पर हम वास्तविक नंबर्स को दिखा सकते हैं, इसीलिए हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। और दूसरे वास्तविक के अलावा काल्पनिक नंबर्स होते हैं, तो वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर √3 का निर्धारण करना है। अब देखिए हम √3 का निर्धारण कैसे कर पाएंगे, हमें √3 कैसे प्राप्त होगा। मैंने एक त्रिभुज लिया, ओके, इस तरह से मैंने एक त्रिभुज लिया। अब अगर मैं इसको 1 ले लूँ, ओके, और लंब ले लिया मैंने √2, ठीक है। तो अगर मैं इस कर्ण को निकालूंगी तो ये मेरा आएगा √3। ठीक, देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा। हमारा क्या था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, तो आधार का स्क्वायर, आधार मेरा 1 हो गया तो मैंने 1 कर दिया, प्लस लंब मेरा √2 है तो स्क्वायर 1। अब √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। अगर हम किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, नंबर वही रह जाता है। तो ये मेरा कितना है, 3। अब ये मुझे कर्ण के ऊपर स्क्वायर था, तो अगर मैं कर्ण निकालूंगी तो कर्ण मेरा आ जाएगा √3। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हमें √3 का निर्धारण संख्या रेखा पर करना है। हम √3 का निर्धारण जब कर पाएंगे जब पहले हम और √2 का निर्धारण कर लेंगे। तो हमने पिछली बार जैसे √2 को दिखाया था, वैसे हम पहले इस पर √2 बनाएंगे। तो √2 हमने कैसे बनाया था, यहाँ पे ये पॉइंट लिया था, ओ लिया था, यहाँ पर ए लिया था, यहाँ से 1 का एक लंब खींचा था, ठीक है। फिर हमने ये यहाँ से लेकर ये दूरी ली थी, इसके बाद हमने ये ओ ए, ये बी ले लिया मैंने, ओ भी दूरी लेके, और इस तरीके से क्या किया था, चाप लगाया था। ये चाप हमारा यहाँ से लेकर गया था, इसको हमने सी पॉइंट नाम दे दिया था। ये हमारा था √2 का निर्धारण, ठीक है। ये 1 था, ये 1 था, ये मेरा आया था √2। अब मुझे दिखाना है √3, तो मैं देखिए √3 कैसे दिखाऊंगी। √3 दिखाने के लिए हम ये जो हमारी सीधी रेखा है, ये हमारा √2 है, इस पर मैं एक लंब खींचती हूँ इस तरीके से, ओके। यहाँ से मैं एक लंब बनाऊंगी और मैं इस लंब को ले लूँगी 1। देखिए ऊपर हम थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, आधार इधर √2 ले लेते हैं और लंब इधर क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, आंसर वही आएगा। हमने इसकी तरह से हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ओके। यहाँ मैंने 1 कर दिया, ये 2 हो गया, ये +1 हो गया, आएगा √3, ठीक है। थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, तो ये हमारा √2, मेरा √2, ये मेरा आधार हो गया, ओके। मैंने यहाँ से लंब खींच के एक 1 ये बना दिया। अब देखिए इस तरह का त्रिभुज बनना है, √2 आधार हो गया और ये मैंने लंब खींचता। लंब हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने पहले किया था, 2 चाप लगा के फिर लंब रेखा खींचेंगे। इसके बाद इसको मैंने ABC, यहाँ मैं नाम दे देती हूँ D, ओके। और ये इस तरीके से O और D को मिला देंगे। तो अब हमें जो रेखा प्राप्त होगी, इस रेखा की लंबाई होगी √3। समझ में आया आप लोगों को। पहले √2 निकाला, फिर इस रेखा पर लंब खींच के √3 निकाल लिया, यहाँ से हमने 1 और √2 करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक प्रकार और पेंसिल, और O और D जो हमारी √3 वैल्यू आई है, यहाँ से हम ऐसे करके चाप लगाएंगे, O पर रख के इस तरीके से ऐसे करके चाप लगाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से चाप, इस तरीके से ये हमारा चाप 1 और 2 के बीच में यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, और D हो गया, E दे देते हैं, ओके। तो ये हमारा जो पॉइंट आया, ये हमारा क्या है, √3 का निर्धारण संख्या रेखा पर। समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आगे अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं, सिंपल सी है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए,
पहला क्वेश्चन है हमारा, कथन सत्य है या असत्य। तो पहला कथन है हमारा, ये बताना है हमें कि कथन सत्य है कि असत्य है। तो पहला हमारा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सही है। क्यों सही है? तो देखिए ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये सही है। तो ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा गलत है, ये सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 पॉजिटिव होती हैं, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स का रूट हम कैसे निकालेंगे? मतलब किसी भी नंबर का रूट नेगेटिव नंबर नहीं आता है, ठीक। या फिर हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि हमने अगर ये लिखा √16, ठीक, तो ये है हमारा 4। तो हम 4 को √16 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अब हम कहें कि 3, तो 3 को हम √3, अब हमने √3 लगाया। तो इस तरीके से हम निर्धारण प्रत्येक नंबर का नहीं कर सकते, माइनस नंबर्स का। ओके, तो ये हमारा दूसरा वाला हो गया। पॉजिटिव का हम ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव का रूट हम, किसी भी नंबर का नेगेटिव रूट हम कैसे निकालेंगे? तो नेगेटिव वाला नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट अगला देख, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए वास्तविक संख्या में क्या आता है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हमें ये बताना है कि अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो क्या प्राप्त संख्या सारी अपरिमेय होती हैं या परिमेय होती हैं? तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमने लिखा √4, ठीक है, √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो ये हमारी क्या मिल गई? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ओके, ये मैंने लिखा √25 सॉरी, तो ये आ गया 5। तो 5 हमें क्या मिल गई? परिमेय संख्या। मतलब एक उदाहरण दे दिया हमने कि अगर हमने किसी संख्या का वर्गमूल निकाला तो उससे जो संख्या प्राप्त हुई वो हमें क्या मिल गई? परिमेय संख्या मिल गई। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने √3 निकाला, अब इससे जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसकी वैल्यू होती है 1.732 आगे। ओके, तो आपको क्लियर है। जैसे क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, नहीं होते हैं, नहीं होते। तो इसके बाद तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने ये 2 उदाहरण ले लिए, √4 ले लिया, इसकी वैल्यू 2 हो गई तो एक परिमेय संख्या निकल आई। √25 ले लिया तो 5 आ गई, तो परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, अब इसी से मैं आपको एक और क्वेश्चन रिलेटेड बताती हूँ। अगर आपके एग्जाम में आए कि ये बताइए कि √9 परिमेय है या अपरिमेय है? √9 परिमेय या अपरिमेय, आपको ये बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। √9 का 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, तो √9 की वैल्यू 3 होती है। तो मतलब जो √9 है वो कैसी एक संख्या है? परिमेय है। समझ में आया? इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 49, √49 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, तो इसकी √49 की वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। 7/1 हम लिख देंगे, P/Q के रूप में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इस तरह से हम संख्या रेखा पर 0 और 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे, तो ये वाली दूरी 1, ये वाली दूरी 1, हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? √2। ठीक है, फिर हम यहाँ से दोबारा एक 1 लेंगे, इस तरीके से लंब खींचेंगे, यहाँ पर 1, तो √2 और 1, तो जो हमें ये वाली रेखा प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी? √3। फिर हम यहाँ से एक और इस तरह से लंब खींचेंगे 1 वाली,
फिर हमें यहाँ से एक और, तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा फिर, ये √3 का स्क्वायर 3 और +1 4 आ जाएगा यहाँ से। फिर हम दोबारा इसी तरीके से √4 का निकालेंगे और फिर हम बाद में इस तरीके से त्रिज्या भर के और खींच देंगे संख्या रेखा पर, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। ये हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको सही समझ में आ गए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।